ओके हेलो, तो आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन की। अब नर्स्ट इक्वेशन की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इससे पहले जो हमने निकाला वो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेसिकली हमारे पास दो रॉड्स होती हैं, ये पूरे सेटअप में दो रॉड होती है। अगर किसी एक रॉड का अगर तुम्हें निकालना है पोटेंशियल बेसिकली, तो यहाँ पे इसका या इसका, इनमें से किसी का निकालना है, तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, जो इससे पहले हमने फॉर्मूला देखा वो लगा दो। बट अगर मान लो मैं पूरे के पूरे सेल की बात करूं, मैं मानूं कि बताओ पूरे सेल में से बेसिकली कितना पोटेंशियल निकल के आ रहा है, तब हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन आएगा ईएमएफ के लिए। नर्स्ट इक्वेशन के लिए एक दूसरी इक्वेशन आएगी और उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफरेंट होता है। हालांकि देखो सिमिलैरिटीज हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी देख लेंगे। तो हम एग्जांपल के तौर पे कुछ और नहीं, हम डैनियल सेल ही उठाते हैं। डैनियल सेल मतलब जिंक और कॉपर का जो सेल होता है। शुरुआत से, चैप्टर के शुरू से हम यही एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी को लेके आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे बढ़िया रहता है यही। तो यहाँ पे अगर तुम जिंक को देखो, अब जिंक का सेल देखो, तो बेसिकली जिंक पहले क्या था, Zn था। फिर उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, और दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लूज कर दिए। अब मान लो अकेले जिंक का तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा जिंक के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये कैसे आया, लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से सिखाया था, प्लीज देख के आ जाओ, है ना। अब यहाँ पे EZn2 पॉजिटिव और Zn, मतलब यही अगर मुझे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो मुझे इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है, एकदम नॉर्मल वाली वैल्यू, माइनस RT/NF। अब ध्यान रखो, R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू वेल्यूज पुट कर सकते हैं, बट N की वैल्यू इस केस में हमें पता है, और N की वैल्यू कितनी है, 2। बेसिकली N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है, और इस क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लूज किया है। ठीक है, माइनस RT/NF log by 1/Zn2 पॉजिटिव। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में देखा। और सिमिलर तरीके से हम कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं। कॉपर बेसिकली क्या है कि वो शुरुआत में 2 पॉजिटिव था, फिर उसने क्या किया, वो कॉपर में लग गया, और यहाँ पे उसने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है, वही उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिया, गेन कर लिया। और वही अगर हम कॉपर के लिए लिखेंगे, तो कॉपर के लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये ECU2 पॉजिटिव, ये हो गया स्टैंडर्ड वाला, ये हमारे पास, और ये वैल्यू RT बाय यहाँ पे भी 2Fe हो जाएगा, क्योंकि इसके भी केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो अब EMF ऑफ द सेल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि तुम राइट वाले इलेक्ट्रोड में से लेफ्ट वाले को माइनस कर दो। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं पता फिर से बता देता हूं। राइट साइड में कैथोड होता है। कैथोड मतलब जहां पे बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है ना। और वही एनोड मतलब वहां जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का हो रहा है। तो ये बेसिकली मतलब होता है, हमने ऐसे किया हुआ है, लेफ्ट में जिंक होता है, राइट में कॉपर होता है, माइनस कर दो। ये फॉर्मूला होता है, ये पहले ही मैं बता चुका हूं तुम्हें। तो बस यहाँ पे कैथोड मतलब किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, कॉपर वाले की, इस EMF की वैल्यू पुट करेंगे, और एनोड मतलब जिंक वाले की इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, और उनको माइनस करेंगे, हमारे पास EMF की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारे पास E ऑफ द सेल की वैल्यू। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस भी यहाँ पे कर दिया। बहुत बड़ी इक्वेशन हो गई, बट कोई बात नहीं, माइनस कर देंगे। इस पूरी वैल्यू में से इस पूरे को माइनस करना है। ठीक है, तो पहले इस वाले में से इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे देखो इसकी कॉपर वाले में से जिंक वाले के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर दिया। और रही बात इन वाले टर्म्स की, तो ये तो माइनस है, तो माइनस रहेगा। फिर इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, सिंपल सी बात है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे कॉमन वगैरह लेंगे, बट कॉमन वगैरह लेने से पहले हमारे पास ये जो टर्म्स है, ये दोनों, ये कॉपर वाला और ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ कॉपर का, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ जिंक का। अब कॉपर वाले में से जिंक वाले को माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे पूरे के पूरे सेल का तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ जाएगा, स्टैंडर्ड EMF आ जाएगा, ऐसा कह सकते हो। अब अगर किसी को भी कंफ्यूजन है स्टैंडर्ड होता क्या है, तो एक तरीके से एक्चुअल वैल्यू होती है। तुम्हारे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू भी क्या है, 1 है, टेम्परेचर भी 298 केल्विन है, सारी कंडीशन बढ़िया हो रखी है, तब जो पोटेंशियल होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होता है। अब वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसके लिए भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रोड, एक सिंपल रॉड के लिए भी हो सकता है, और वही एक पूरे के पूरे सेल के लिए भी हो सकता है। ये तो पूरे सेल का हो गया, है ना। तो कॉपर वाले में से इसको माइनस किया। रही बात अब बाकी इसमें से, तो यहां से RT/2F कॉमन ले लेते हैं, और अंदर क्या हो जाएगा, लॉग, अब यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/Cu2 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जिंक वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 1/Zn2 पॉजिटिव, बस। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग का सब्ट्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि अगर तुम लॉग में से A माइनस लॉग में से B को माइनस करते हो, तो लॉग क्या हो जाता है, A/B फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला है लॉग का,
ये ठीक है, ये सिंपल है। अभी लॉग पढ़ा है तुमने तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, ln Zn2 पॉजिटिव अपॉन में Cu2 पॉजिटिव। तुम बोलोगे कैसे आ गया, तो खुद देखो 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव है ना, ये हो गया। अब इसके नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरी वैल्यू आएगी, ये लॉग के साथ कैसे आई है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो डिवाइड हो जाता है, यानी ये वैल्यू इसमें से डिवाइड हो जाएगी। अब ये अल्टी पल्टी मारेगा तो Zn छलांग मार के सीधा ऊपर आ जाएगा, अल्टी पल्टी, है ना, पता ही होगा तुम्हें। तो यही चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी एक जगह बचाने के लिए, क्योंकि मुझे आगे और भी जगह चाहिए। तो बस ये फाइनल हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई, ये चीज ठीक है। अब ये एक्चुअल फॉर्मूला है जहां पे हमारे पास आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सारी वैल्यूज अभी हमें पुट करनी बाकी है, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट करनी बाकी है, और ये वो वाला फॉर्मूला है, ये जो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में सिखाया था, ये एक तरीके से एक्चुअल फॉर्मूला है, ठीक है। बट तुम लोग को मैंने शायद बताया था कि अगर मैं आर की, टी की, एफ की सारी की वैल्यू पुट कर दूं, और ज्यादातर वही होता है, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, एफ की वैल्यू 96500 कूलम। अब ये सारी वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है जो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा यूज होती है, क्योंकि देखो ज्यादातर तुम्हें यही टेम्परेचर दिया जाएगा क्वेश्चन में, तो इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ थोड़ी सी और चीज है, ये ln है, लॉग बेस ई वाला लॉग बेस है ना, लॉग बेस ई वाला है। अब इसको तुम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सारी बातें मैंने पिछली क्लास में बताई थी, इन केस कंफ्यूजन है तो प्लीज देख के आ जाना, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पुट करोगे तो फाइनली आंसर क्या आता है, ये याद ही होगा तुम लोग को, बस यहाँ पे आ जाएगा 0.0591 अपॉन में 2 है ही, ये हो जाएगा लॉग, और ऊपर Zn2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन अपॉन में Cu2 पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन, बस सिंपल सी बात है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, ये तरीके से एक तरीके से हम इसको बोलते हैं मोस्ट यूज्ड फॉर्मूला, ठीक है। ये ज्यादातर यही यूज होता है कि नहीं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर तुम्हें वैल्यूज दे देगा, और अब इसको यूज करने से काम बन गया, आसान हो जाता है। वही वाली बात है कि तुम्हें आर की, टी की, एफ की वैल्यू डाल के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पहले से वैल्यू दी हुई है तो तुम सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, किसका, एक जिंक का और कॉपर का, और उसके लिए ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये फॉर्मूला है। तो तुम देखोगे उस वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और इसमें ज्यादा फर्क है नहीं, बस ऊपर जिंक आ गया, नीचे कॉपर आ गया। बेसिकली इस चीज को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऊपर मैं वो चीज लिखूंगा जिसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और नीचे मैं वो लिखूंगा जिसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। सिर्फ इतना याद रखो, ये फॉर्मूला बन गया, हो गया, है कि नहीं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं, तुम किसी और फॉर्मूले में भी बड़ी ही आसानी से लिख सकते हो। तो अगर हम इन जनरल बात करें, ये तो हमने जिंक और कॉपर वाले डैनियल सेल की बात कर ली। अगर मैं इन जनरल बात करूं, कोई भी एक ऐसी रिएक्शन हो रही है, मान लो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी आपस में, ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी है, इनके कॉफिशिएंट है। कहने का मतलब जैसे हम H2 + O2 रिएक्ट करवाते हैं, आगे 2 लिखते हैं या फिर 3 लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो वहां पे जो लिखते हैं वो ए और स्मॉल वाले से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर इस तरीके का कुछ है तो तुम्हें ईएमएफ निकालने के लिए सिंपल वही फॉर्मूला यूज करना है, वही ईएमएफ, वही स्टैंडर्ड, वही RT/NF, यहाँ पे लॉग बस वही है कि प्रोडक्ट्स को ऊपर और क्या नाम है, रिएक्टेंट्स को नीचे, बस ये सिंपल क्राइटेरिया है। अगर इन जनरल किसी रिएक्शन के ऊपर तुम्हें बोल दिया जाए तो प्रोडक्ट्स को ऊपर, रिएक्टेंट्स को नीचे, और उनके ऊपर उनके कॉफिशिएंट का पावर, सिंपल। और यही चीज अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, टेम्परेचर 298 केल्विन, तो सारी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करके 0.059 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, 2 नहीं होगा, n होगा। डिपेंड करता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस रिएक्शन में, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा। तो ये वही ईएमएफ हमारे पास, और ये वही सेम चीज, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इंपॉर्टेंस है एक्चुअल में नॉन-स्टिक इक्वेशन की फॉर्मूलों की, एक्चुअल में फॉर्मूले से ही सब कुछ हो जाता है, और इसके न्यूमेरिकल्स की। तो खैर अगर पहले नॉन-स्टिक इक्वेशन को समझना भी जरूरी होता है, ये नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला कर रहे हो और कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, फर्क ही नहीं पता कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और ईएमएफ में फर्क क्या होता है। ये सारे अगर कंफ्यूजन रह जाएंगे तो करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लिया हमने, 2 क्लासेस में अलग अलग फॉर्मूलों को समझ लिया। अब अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे, और बहुत ईजी होते हैं इसके, बहुत ही ज्यादा ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। वो अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।